नमस्कार। CGPSC 100 डेज चैलेंज का आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हम राजऋषि तुल्य वंश, सरकपुरी वंश और पर्वतद्वारक वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। छोटा छोटा सा क्लिप है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल हमको नहीं जाना है, सिर्फ वही चीज़ें हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में काम आ सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राजऋषि तुल्य वंश से। पहला चीज, राजऋषि तुल्य वंश के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रायपुर के पास एक जगह है आरंग। आरंग से इस राजऋषि तुल्य वंश का एक शासक होता है भीमसेन द्वितीय। और इस भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से हमको इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस आरंग ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय के पहले जितने भी शासक हुए, उनके जो वंशज थे, है ना, उनकी जो 5 पीढ़ी के बारे में हमको जानकारी इस आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजऋषि तुल्य वंश के बारे में जानकारी हमको किस ताम्रपत्र से मिलता है, तो ध्यान में रखिएगा आरंग ताम्रपत्र। और वो आरंग ताम्रपत्र जारी करने वाला शासक कौन था? तो भीमसेन द्वितीय। ठीक, एक नदी है, उस नदी के किनारे ये भीमसेन सेकंड जो है आरंग ताम्रपत्र जारी करता है। अब कौन कौन से शासक का नाम इस आरंग ताम्रपत्र में है, ये हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सूरा, उसके बाद आते हैं दैत प्रथम, उसके बाद आते हैं विभीषण, विभीषण के बाद आते हैं भीमसेन प्रथम, भीमसेन फर्स्ट के बाद दैत सेकंड, और दैत सेकंड के बाद अंतिम जो शासक होता है भीमसेन द्वितीय, जिसका ये ताम्रपत्र है आरंग ताम्रपत्र। अब इसी आरंग ताम्रपत्र में हमको इन बाकी राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब चूंकि इस ताम्रपत्र में के अनुसार सूरा जो शासक होता है वो इस वंश का पहला शासक होता है, इसलिए इस राजऋषि तुल्य वंश को एक और राजवंश सूरा राजवंश के नाम से जानते हैं। ये जो उपनाम है राजवंशों का, वो पूछा जाता है कि किस वंश को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखिए, राजऋषि तुल्य वंश को सूरा राजवंश के नाम से भी जानते हैं, इसलिए क्योंकि आरंग ताम्रपत्र के अनुसार इस राजऋषि तुल्य वंश का जो प्रथम या संस्थापक था वो था सूरा। ठीक, तो इतना चीज के बारे में हमको पढ़ना है राजऋषि तुल्य वंश से रिलेटेड। इनका जो अक्सर उपाधि पूछा जाता है, उपाधि है इनका राजयोगी। उपाधि है इनका राजयोगी और मुद्रा है इनका शीह। ठीक, ये कुछ 2-4 फैक्ट हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। अब चूंकि ताम्रपत्र आरंग के क्षेत्र से मिला हुआ है, इसलिए ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि यही आरंग का जो आसपास का जो क्षेत्र होगा ये इसका शासन क्षेत्र होगा। शासन क्षेत्र पूछे तो आपको आंसर आरंग लेना है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं राजऋषि तुल्य वंश से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश, हम राजऋषि तुल्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजऋषि तुल्य वंश को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय या क्षेत्रीय राजवंश कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये मूल छत्तीसगढ़ के ही निवासी थे और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश थे। ठीक, राजऋषि तुल्य वंश। राजऋषि तुल्य वंश की उपाधि क्या थी? उनकी उपाधि थी राजयोगी। राजऋषि तुल्य वंश को और किस नाम से जाना जाता है? मैं आपको बताया, आरंग ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश का जो संस्थापक था वो था सूरा, और उसी सूरा के कारण इसे सूरा वंश के नाम से भी हम जानते हैं। तो राजऋषि तुल्य वंश का एक और नाम इसे सूरा वंश के नाम से हम जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं पर्वतद्वारक वंश के बारे में। इस वंश का नाम पर्वतद्वारक वंश इसलिए पड़ा, ऐसा माना जाते हैं कि ये दान में पर्वत को दान करते थे, है ना, इसलिए इस वंश का नाम पर्वतद्वारक वंश पड़ा। इसमें हमको एक शासक का नाम सोमन नराज,
इसके बारे में ध्यान रखना है। सोमन्नराज की माँ थी, उनकी माता जब बीमार थी तो उन्होंने गरियाबंद वाले क्षेत्र पे, एक स्थान है देवभोग, ठीक, जिला गरियाबंद, तो देवभोग को ये दान में दिया था सोमन्नराज। इतना बस ध्यान में रखिए कि पर्वत द्वारक वंश, पर्वतों को ध्यान में देने के कारण इसे पर्वत द्वारक वंश नाम दिया गया था। इसमें जो शासक था, शासक का नाम है सोमन्नराज। सोमन्नराज ने जिस जगह को ध्यान में दिया था उसका नाम है देवभोग, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए कि किस पर्वत द्वारक वंश के किस शासक ने देवभोग को दान में दिया था, सोमन्नराज। इतना पढ़ना है आपको पर्वत द्वारक वंश से लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत द्वारक वंश किस शासक के उपाधि थे? दंतेश्वरी, महामाया, स्तंभेश्वरी या चंद्रहास ने? आप जब काकतीय वंश शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं दंतेश्वरी के बारे में, ठीक। कलचुरी वंश के बारे में पढ़ते हैं तो हम महामाया के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो पर्वत द्वारक वंश थे, उनके जो जिस देवी की उपासना करते थे वे थे स्तंभेश्वरी देवी। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सरबपुरी वंश। अब हम पढ़ते हैं सरबपुरी वंश के बारे में। इससे पहले क्लास में हमने वाकाटक वंश के बारे में पढ़ा था। वाकाटक वंश के ये अंडर में ही काम करते थे सरबपुरी शासक लोग, और सरबपुरी शासक जब उनको पता चला कि वाकाटक वंश धीरे धीरे अब कमजोर होता जा रहा है तो उन्होंने अपना एक स्वयं का एम्पायर खड़ा कर लिया, ठीक। उसमें से जो राजा था, राजा का नाम था शरभराज। सरबराज, और सरबराज नाम का शासक अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करके एक क्षेत्र पे सरबपुरी वंश का नींव रखता है। इस वंश के बारे में हमको 2-3 चीजों में ज्यादा ध्यान देना है। पहला चीज, राजधानी, ठीक। दूसरा, ताम्रपत्र, और तीसरा इनके निर्माण, इनके शासनकाल में किन किन मंदिरों का निर्माण हुआ है, किस प्रकार के मूर्तियों का निर्माण हुआ है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सरबपुरी वंश से लेके। ये सरबपुरी वंश की जो राजधानी है, इनके हमको 3 राजधानी के बारे में पढ़ना है। पहला आपका राजधानी सरभपुर, सारंगढ़ बिड़ाईगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां। दूसरा आपका राजधानी पढ़ना है प्रसन्नपुर, और तीसरा सबसे फेमस सिरपुर। ये तीनों जगह सरबपुरी राजवंशों का राजधानी रह चुका है। पूछ भी सकता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा जगह सरबपुरी वंशों की राजधानी नहीं है। तो आपको पता होगा, यदि इन तीनों आंसर्स के बारे में पता होगा तो ही आप आंसर सही ले पाएंगे, ठीक। तो उनकी 3 राजधानियां आपको पता होना चाहिए, सरबपुर, प्रसन्नपुर और सिरपुर। क्योंकि सरबपुर वंश का जो संस्थापक रहते हैं सरभराज, वो इस वंश की जब स्थापना करते हैं तो जिस जगह को अपना राजधानी बनाएगा उस जगह का नाम भी अपने ही नाम से रखता है, उसका नाम रहता है सरबपुर, ठीक। तो ऐसा भी पूछता है क्वेश्चन कि सरबपुर को किसने बसाया था या सरबपुर को राजधानी किसने बनाया था, तो ध्यान में रखिएगा सरबराज। प्रसन्नपुर, इस वंश में एक शासक होता है, शासक का नाम रहता है प्रसन्नमात्र। ये शासक अपने नाम से प्रसन्नपुर नाम का शहर बसाएगा। इसी को आज हम वर्तमान में मल्हार के नाम से जानते हैं, ठीक। ये दूसरा राजधानी होगा। फिर एक और राजधानी आता है, तीसरा सिरपुर। ये प्रवर राज का राजधानी होता है। इसी वंश का एक शासक होता है प्रवर राज, उसका राजधानी रहता है सिरपुर। तो तीनों राजधानी से क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको राजधानी से ही पूछेगा। ताम्रपत्र, यदि ताम्रपत्र को पूछा जा रहा है तो एक शासक है ताम्रपत्र, जिसके ताम्रपत्र से क्वेश्चन बनता है, उसका नाम है नरेंद्र। इसके ताम्रपत्र से क्वेश्चन पूछता है। 3 जगह इनका ताम्रपत्र है, कुरुद, मल्हार, और एक और इंपॉर्टेंट जगह इनका
पीपरदुला। ये 3 जगह, कुरुद, मल्लहार, पीपरदुला। ये ताम्रपत्र किसका है? सरबपुरी वंश में से किस शासक का ताम्रपत्र है? कुरुद, मल्लहार और पीपरदुला। इसके बारे में पूछता है। जब वो अपने शासन कर रहे थे तो शासन के तीसरे साल में इन्होंने पीपरदुला ताम्रपत्र जारी किया था, 24वें साल में कुरुद ताम्रपत्र जारी किया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ताम्रपत्र किस शासक का है? तो राजधानी और ताम्रपत्र से लेके आपको इस शासक के बारे में पढ़ना है। अब आते हैं इनके निर्माण के बारे में। निर्माण में मोस्ट फेमस, छत्तीसगढ़ का मोस्ट फेमस और सबसे प्राचीन मंदिर देरानी जेठानी मंदिर। ठीक, बिलासपुर के पास एक स्थान है तालागांव करके, वहां पे आपको ये दोनों मंदिर मिलेगा सेम प्लेस पे, देरानी मंदिर और जेठानी मंदिर। जेठानी मंदिर का जो निर्माण है उसका निर्माण प्रसन्न मात्र के समय हुआ था, और ये जो जेठानी मंदिर का जो निर्माण है वो प्रसन्न मात्र के समय हुआ था, और देरानी मंदिर का जो निर्माण है वे आपका दुर्ग राज के समय हुआ था। ठीक, स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछा जाता है सरबपुरी राजवंशों से कि देरानी जेठानी मंदिर का स्थान निर्माण करता है किस शासक के किस वंश के शासनकाल के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, एक चीज और, रुद्र सिंह की प्रतिमा इसी शासनकाल का है ऐसा माना जाता है, रुद्र सिंह, क्योंकि इसी मंदिर के आसपास 1984 में इसी मंदिर के आसपास ही रुद्र सिंह का प्रतिमा मिला था तालागांव में। ठीक, तो इतना चीज आपको पढ़ना है सरबपुरी वंश को लेकर के, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स है लेकिन क्वेश्चन वहां से उतना नहीं बनता है। जो क्वेश्चन बनता है राजधानी से बनता है, ताम्रपत्र से, और उनके जो निर्माण कार्य है वहां से क्वेश्चन बनता है। तो इन चीजों में हमको ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए अब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सरबपुरी वंश से। सरबपुरी वंश का राज चिन्ह क्या है? तो मैं जैसे नरेंद्र के बारे में पढ़ा रहा था, तो वे अपने मुद्रा पे गज अभिषेक लक्ष्मी का जो है राज चिन्ह अंकित करवाए हैं। गज अभिषेक लक्ष्मी मतलब अगल बगल में हाथी रहते हैं, और कलश से जो धन की वर्षा कराते हैं उसको बोलते हैं गज अभिषेक लक्ष्मी। जैसे कि आप ये कॉइन देख रहे हैं ना, ये हाथी और ये लक्ष्मी। और ज्यादातर सरबपुरी राजवंश के जो शासक हैं उनके सिक्के में गज लक्ष्मी के ही चित्र ज्यादातर अंकित है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है कि सरबपुरी वंशों का राज चिन्ह क्या था, तो ध्यान में रखिएगा गज लक्ष्मी इनका राज चिन्ह था। नेक्स्ट, किस सरबपुरी शासक का नाम भानुगुप्त के एरन अभिलेख में उल्लेखित है? वे शासक है सरबपुरी वंश के संस्थापक सर्वराज जी का। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मात्र सरबपुरी वंश के एक राजा सर्वराज के बारे में हमको जानकारी या उनके नाम उल्लेखित मिलता है। मल्हार नगर को किसने बसाया था? मैं आपको बताया था कि प्रसन्न मात्रा ने अपने नाम से एक जगह बसाया था, नाम था प्रसन्नपुर, और जगह बसाने के साथ साथ इसको अपना राजधानी भी बनाया था। ये वही प्रसन्नपुर है जिसे आज हम मल्हार के नाम से जानते हैं, जिला बिलासपुर। ठीक, तो मल्हार नगर को बसाया था सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र ने। बिलासपुर के तालागांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? ये थे आपके सरबपुरी वंश। और इस काल जो रुद्र शिव की प्रतिमा है, रुद्र शिव की प्रतिमा का निर्माण है ना, और इसमें 11 प्रकार के लगभग अलग अलग जीव जंतु के चित्र आपको दिखाई देंगे इस रुद्र शिव की प्रतिमा में। निर्माण का जो कि जिस टाइम में, जिस डायनेस्टी के टाइम में इस मूर्ति का जो निर्माण कार्य किए थे उस डायनेस्टी को आपको नहीं भूलना है। सरबपुरी वंश के बारे में नेक्स्ट, सरबपुरी शासकों की राजकीय उपाधि क्या थी? तो कुछ सरबपुरी शासक के जब हम ताम्रपत्र हम पढ़ते हैं तो उसमें एक उपाधि ज्यादातर हमको मिलता है, वो है परम भागवत का। तो उनकी जो राजकीय उपाधि थी वो था परम भागवत।
नल वंशी शासकों की राजधानी क्या थी, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। कल हम नल वंश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि प्राचीन छत्तीसगढ़ को कंप्लीट करने के बाद हम मध्य छत्तीसगढ़ के इतिहास को स्टार्ट करें। तो ये कमेंट करके बताइए कि नल वंश शासकों की राजधानी क्या थी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।